आपने कई तरह के डिजिटल फ्रॉड के मामले देखे होंगे जहां साइबर ठग लोगों को हजारों लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। लेकिन जशपुर जिले के पत्थल गांव में एक ऐसी लड़की है जो 9वीं क्लास में पढ़ती है और अब वो कई दुकानदारों को ठगी का शिकार बना चुकी है। नतीजा, लोग अब उसे क्यूआर स्कैम क्वीन कहने लगे हैं। जशपुर के पत्थल गांव में इन दिनों व्यापारी और दुकानदार परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा। मासूम सी शक्ल वाली ये लड़की दुकानों पर जाती है, सामान खरीदती है, मेकअप कराती है और फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो पैसे दुकानदार के खातों में आते ही नहीं। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्हें ये लड़की ठगी का शिकार बना चुकी है। सबसे शुरू में तो मेरे पास आई स्कूल ड्रेस में 4 सवा 4 बजे। उसके बाद में मेरे को बोली कि फोन पे कर दे रही हूँ, कैश चाहिए, तो मैं दे दिया कैश। कौन आया था आपके पास? वही लड़की आई थी स्कूल ड्रेस में। कितना रुपए कैश दिए? 1500 रुपये। उसके बाद में मैं फोन पे कर दे रही हूँ बोली तो दे दिया। उसके बाद में देख रहा हूँ मैसेज कभी कभी लेट में आता है, तो कभी मैसेज नहीं आया। कितना पैसा था? 1500 रुपये का। लगभग बस स्टैंड में कई जने सा वैसे हुआ है। ये लड़की इतने दुकानदारों को चूना लगा चुकी है कि लोग इसे अब क्यूआर स्कैम क्वीन कहने लगे हैं। इस शातिर लड़की की एक और करतूत सुनिए। आरोपी नाबालिग लड़की एक ब्यूटी पार्लर पहुंची, 1100 रुपए का मेकअप कराया और दूसरा काम कराया। बाकायदा क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखाया, लेकिन वो पैसे आज तक ब्यूटी पार्लर संचालिका के खाते में आए ही नहीं। एक लड़की आई थी पार्लर में, अपना फेशियल वगैरह कराई और फिर उसके बाद फोन पे करके मुझे दिखाई कि फोन पे हो गया है, और मैं भी देखी, मुझे लगा हो गया है, लेकिन बैलेंस अभी तक आया नहीं। बाद में मैं जब फ्री हुई तो चेक की तो आया नहीं, और अभी तक शाम होते होते तक भी नहीं आया। तो फिर अब मुझे लगा कि ये जरूर कोई फ्रॉड है। बताया जा रहा है कि लड़की ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी ऐप का इस्तेमाल कर स्कैम करना सीखा और अब वो जगह जगह लोगों को चूना लगाती फिर रही है। हालांकि ठगी की रकम बड़ी ना होने की वजह से किसी ने भी उसकी शिकायत पुलिस से नहीं की, लेकिन पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही जांच में जुट गई है। पत्थल गांव क्षेत्र में इस प्रकार की अमूमन सूचना प्राप्त हो रही है कि एक नाबालिग बालिका के द्वारा विभिन्न व्यवसायों से ठगी कारित की गई है। उसके पास एक फोस्ट फोन पे ऐप है जिससे वो उनके क्यूआर कोड को स्कैन करती है और जिसमें पेमेंट सक्सेसफुल दिखता तो जरूर है, किंतु वह राशि व्यवसायी या दुकानदारों के खाते में अंतरित नहीं हो रही है। मेरा पत्थल गांव की जनता से अपील है कि आप यदि कोई क्यूआर कोड स्कैन करता है तो अपने खाते की चेक कर लें, और इस प्रकार की यदि आपके साथ छल होती है तो उसकी सूचना मुझे दें। ये खबर हम सबको आगाह करती है कि खास तौर पर डिजिटल पेमेंट के बाद ये जरूरी है कि आप अपना खाता जरूर चेक कर लें कि क्या आपको पेमेंट मिली भी है या नहीं। देखना अब ये है कि कब क्यूआर स्कैम क्वीन को उसके किए की सजा मिलती है। एनडीटीवी के लिए जशपुर से अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। वक्फ कानून में संशोधन के बाद पन्ना में उसके तहत पहली कार्रवाई हुई। यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को ढा दिया गया। प्रशासन ने मदरसा गिराने के आदेश जारी किए और फिर इस काम को खुद मदरसा संचालक ने ही अंजाम दिया। यह रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर से गिराई जा रही ये बिल्डिंग सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। अवैध रूप से तैयार किए गए इस बिल्डिंग में मदरसे का संचालन हो रहा था। स्थानीय मुस्लिम समाज ने इस अवैध रूप से संचालित मदरसे की कई बार प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन एक्शन तब हुआ जब स्थानीय ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से इस अवैध मदरसे की शिकायत की। इस बार शिकायत ऊपर से आई थी तो जांच तो होनी ही थी। प्रशासन ने शिकायत पर जांच के बाद मदरसे की बिल्डिंग अवैध पाई और इसे ढहाने के आदेश जारी कर दिए। शासकीय जमीन में एक अवैध मदरसा संचालित होना पाया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार पन्ना ने वैधानिक कार्यवाही की और जांच उपरांत ये तथ्य सही पाया गया तो उनके द्वारा संबंधित प्रकरण में आदेश पारित करते हुए उसकी बेदखली के लिए सूचित किया, बेदखली आदेश पारित किया और उसी प्रकरण की कार्यवाही के तहत उन्हें वे मदरसा को हटाने के लिए सूचना दी गई।
अगर वो स्वयं के स्तर से हटाते हैं तो अच्छी बात है। वॉक करने के लिए जा रहा था, तब मुझे एक अनुसूचित तब मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि बप्प की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। मदरसे की आड़ में देश विरोधी काम होने की शिकायत की थी। हालांकि अब प्रशासन के आदेश के बाद खुद मदरसा संचालक ने ही इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। नोटिस दिया है हमको कि इसको आप हटा लीजिए, वरना शासन का अमला आके इसको हटाएगा। इसलिए कमेटी ने यह तय किया कि हम लोग स्वयं शासन की जो नोटिस आई है और आदेश पारित किया गिराने का, तो उसके बाद हम लोगों ने तहसीलदार साहब से संपर्क करने के पश्चात बताया कि हमारी कमेटी ने यह तय किया है कि हम लोग इसको स्वयं अपने हाथों से गिरा लेते हैं। तो उन्होंने इसके लिए परमिशन दी, तो हम लोग गिरा रहे हैं। अवैध रूप से संचालित हो रहा ये मदरसा तो गिर गया। हालांकि इस पर कार्रवाई तब हुई जब शिकायत बड़े राजनीतिक रसूख से आई, नहीं तो न जाने कितने सरकारी जमीन पर ऐसे अवैध निर्माण फल फूल रहे हैं जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पन्ना से एनडीटीवी के लिए विवेक सोनी की रिपोर्ट। महाकुंभ में एक तरफ जब करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, उसी दौरान कई ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने भगदड़ में अपनों को खोया। इनमें से एक परिवार रायसेन का भी था, जहां परिवार ने अपने मुखिया को इसी भगदड़ में खो दिया। घटना को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मृतक मोहनलाल अहिरवार के परिजन अब भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये पूरी खबर देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपने परिवार संग आस्था की डुबकी लगाई, वहीं रायसेन जिले का एक ऐसा भी परिवार है जिसने महाकुंभ में हुए भगदड़ में अपने परिवार का मुखिया खो दिया। जी हाँ, ये परिवार है रायसेन जिले के जैतपुर गांव का। हादसे को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मृतक का परिवार अब भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटक रहा है। 28 फरवरी को प्रयागराज में शाही स्नान के दौरान भगदड़ मची। इसी भगदड़ में जैतपुर गांव के निवासी मोहनलाल अहिरवार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम भी प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में हुआ, लेकिन मौत का प्रमाण पत्र नहीं मिला। मोहनलाल अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। परिवार पूरी तरह से उन पर आश्रित था। ऐसे में परिवार को आस थी कि सरकार से किसी तरह की मदद मिलेगी, लेकिन मदद तो दूर, डेथ सर्टिफिकेट तक के लिए परिवार पिछले 3 महीने से प्रशासन की बेरुखी का शिकार हो रहा है। मोहनलाल के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल, नगरपालिका समेत प्रशासनिक कार्यालयों तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आश्वासन के सिवा कहीं कुछ नहीं मिला। कभी फिर आप बहाने गए थे, जो जानत नहीं तो जो मैं सोया हमें इतने से का लोग आ जाए तो वो कार्यक्रम करके फिर जा लोग आकर भी और कहला घर को सादा सा समझा। जब से तबीयत खराब है भैया 2 दिन डरे रहे थे भूखे प्यास से। हाँ नहीं कहा भाई के कितना घुमा ही नहीं। मोहनलाल के बेटे छगललाल ने ही उनके शव की पहचान की थी। उनका कहना है कि अस्पताल में शव लेने से लेकर पोस्टमार्टम तक के पैसे हमें भरने पड़े, कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। दिन मतलब हम पहुँचे 28 तारीख को, मतलब हमारे पिताश्री यहाँ से गए थे। 29 तारीख को वहाँ हम पहुँचे तो मतलब हमारे पिताश्री की डेड बॉडी हमने ढूंढी और उसका पीएम रिपोर्ट करवाया। तो वो बोलने लगे, पहले नहीं कर रहे थे, बोलने लगे कि नहीं पहले पैसे दो। तो उनने पैसे, वहाँ सब कुछ चीज़ में पैसे मांगे, सब कुछ। मतलब पैसे नहीं देने पर हमारे भाई ने वो न्यूज़ रिपोर्टर की सहायता ली, तब उनने हमारे पिताश्री का वो किया और हमको वहाँ से कुछ आर्थिक सहायता कुछ नहीं मिली, ना मृत्यु प्रमाण पत्र। हम 3 बार चक्कर हो गए माँ को, मुझे कुछ नहीं किया। उन्होंने बोलने लगे यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ घुमा रहे हैं बोलने लगे, और हम यहाँ से नहीं बनेगा हॉस्पिटल से। वहीं मृतक के पिता की आंखें भी बेटे के गम में नजर आई। बूढ़ी आंखें जो बेटे के सहारे देख रही थी, अब वो दर दर बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रही है। हमने तो जो उन्हें सौंप दिया था सब,
हमने कि हम कुछ नहीं रखते बेटा, सुबह कर रहे थे, जो कोई कलाकारी थी। कितने गांव में मंदिर बन गए, उनमें काम किया फ्री। वो ऐसे ऐसे काम कर कर किसी से बनता ही नहीं है। तो मिस्त्री का काम करते थे। हाँ, ये सब उनके हाथ के, ये सब दरवाजे सब उनका, ये सब पेटी धरी हारमोनियम गम्मत करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे। मैं कोई नहीं अब गाँव में ऐसा कलाकार ऐसे भाई आदमी तो मेरे दिनों पे थे भाई। मोहनलाल की मौत एक हादसा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन का ढीला रवैया इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन अब हादसे के बाद भी पीड़ित परिवार को इस तरह से भटकने के लिए मजबूर करना कहाँ का इंसाफ है। ऐसे हादसों के बाद सरकार से मदद की उम्मीद होती है, लेकिन जो प्रशासन मृत्यु प्रमाण पत्र भी देने के लिए इतना भटका सकता है, उससे किस तरह की मदद की उम्मीद की जा सकती है। रायसेन से एनडीटीवी के लिए नवेद खान की रिपोर्ट। नगर निगम चिरमिरी में 2011 साल 2012 में शुरू की गई 50 करोड़ की जलावर्धन योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहर के कई इलाकों में अब भी पानी की समस्या बनी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। कंटेनर लेकर पानी का इंतजार कर रही इन महिलाओं का दर्द आज का नहीं, बल्कि इन दुश्वारियों से उन्हें रोजाना 2-4 होना पड़ता है। तस्वीरें नगर निगम चिरमिरी की है। यहाँ साल 2011 से 12 में शुरू की गई 50 करोड़ की जलावर्धन योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन बरतुंगा, गोदरीपारा और डोमन हिल जैसे इलाकों में अब तक पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है। इन इलाकों के लोग रोजाना पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, तब जाकर उन्हें पानी नसीब होता है। हालांकि कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि पानी के लिए अपनों से ही लड़ाई करनी पड़ती है। यहाँ के लोग पानी की समस्या के लिए कई बार प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही साबित हुए हैं। हालांकि पानी की समस्या के लिए पूर्व महापौर जलावर्धन योजना पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे को आए हुए 35 साल हो गया, तब से हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कभी पार्षद आते हैं, उनको बोलते हैं, हाथ बिनती जोड़ते हैं कि हमको पानी चाहिए, हमारे यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। जब खुलता है कभी रात को, कभी दिन में, हम लोग रात को भी जगना पड़ता है पानी के लिए, कभी दिन में धूप में खड़े रहते हैं पानी के लिए, तब हम लोग को पानी मिल पाता है। सबसे पहले तो यहाँ पीएचई और नगर निगम में आपसी तालमेल का अभाव और एक बृहद प्लान के लिए किसी ने कभी कोई पहल नहीं किया है। जल आवर्धन भी एक आधी अधूरी योजना है और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से कई जगह पाइपलाइन बिछा दिया गया, नियमों का अवहेलना किया गया है। शिकायत का कोई देखने सुनने वाला नहीं था, लेकिन उसका नुकसान हमारी जनता को हो रहा है। 53 करोड़ रुपए का जल आवर्धन के खर्च होने के बावजूद भी आज भी हम जिस पुराने परिस्थिति में थे, आज भी पेयजल को लेकर हम लोग उसी कंडीशन में आज फिर खड़े हैं। सुना आपने, पूर्व महापौर का कहना है कि नगर निगम और पीएचई विभाग के बीच तालमेल की कमी है। हालांकि इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जलावर्धन योजना पूरी हो चुकी है और अमृत मिशन योजना के तहत 153 करोड़ रुपए का नया टेंडर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ये योजना 27 महीने में पूरी होगी और इससे पानी की समस्या से जूझ रहे 40 वार्डों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी। जहाँ जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ हम लोग नगर निगम के टैंकर के माध्यम से या एसीसीएल के माध्यम से पानी सप्लाई की जाती है। उनके माध्यम से भी हम लोग हर पहुँच विहीन एरिया में भी पानी पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और अमृत मिशन में ऐसा है कि अभी वर्तमान में टेंडर हो चुका है, लेकिन निविदा स्वीकृति राज्य स्तर से नहीं हो पाई है, अतः वो कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। और भविष्य में जैसे ही निविदा स्वीकृति होगी, उसके उपरांत अमृत मिशन का कार्य भी यहाँ तेजी से प्रारंभ होगा। बहरहाल नगर निगम आयुक्त एक और अमृत मिशन योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 करोड़ की जलावर्धन योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों की पानी की समस्या जस की तस पड़ी है। ऐसे में अब 153 करोड़ की एक और योजना और 27 महीने का इंतजार, यानी चिरमिरी नगर निगम में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ के लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी से फरीदा भगत की रिपोर्ट।
नरसिंहपुर के एक सरकारी स्कूल की बदलती तस्वीर ने उसे ऐसा स्कूल बना दिया जो निजी स्कूलों के मुकाबले कहीं बेहतर साबित हो रहा है। और यह मुमकिन हो सका यहां के प्रिंसिपल मनोहर मालवीय की मेहनत और लगन से। यह स्कूल सारे सरकारी स्कूलों के लिए एक नजीर बन गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कवायद चल रही है सीतापार गांव में। निजी स्कूल में बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं और सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएं, मुनादी चल रही है। हम जानना चाहेंगे टीचर से, सर ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? ये हमें अपने पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल सीतापार में प्रवेश दिलाने के लिए ग्राम के लोगों को जो अशासकीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं उनको प्रेरित करने के लिए हम लोग संपर्क कर रहे हैं, रैली के रूप में आए हैं। सुना आपने, ये बोल है नरसिंहपुर के सीतापुर गांव के एक सरकारी स्कूल के प्राचार्य की। दिन प्रतिदिन गिरती सरकारी स्कूलों की साख को ऐसे ही टीचर बचाए हुए हैं। इनकी कवायद ये है कि अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में अपनी जमा पूंजी न बर्बाद कर सीतापुर के पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल में अपने बच्चों को लेकर आएं। यहाँ उन्हें निजी स्कूल से अच्छी शिक्षा मिलेगी और इसके लिए वो गांव-गांव घूमकर प्राइवेट स्कूलों की तरह मुनादी भी कर रहे हैं और अभिभावकों को ये यकीन दिला रहे हैं कि सरकारी स्कूल कहीं से भी प्राइवेट स्कूलों से कमतर नहीं है। जरूरत है तो आपकी इच्छा शक्ति की। अब बात करते हैं स्कूल की स्थिति की, तो प्राचार्य मनोहर मालवीय ने इसकी दीवारों को भी प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर सजाया और संवारा है। इसकी तस्दीक खुद स्कूल की दीवारें कर रही हैं। यहाँ की जो दीवारें हैं खुद अपने आप में बहुत कुछ सबक दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरती से इन दीवारों को सजाया गया है। मेरे यदि आप दाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक के कुछ सिग्नल्स लिखे हुए हैं, बताए गए हैं कि आगे अंधा मोड़ है, दाएं चढ़िए। तो बच्चों को अभी से इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ ये शिक्षा दी जा रही है कि आप ट्रैफिक के नियमों का कैसे पालन करें। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो देखिए सब स्वच्छता ही स्वच्छ मन की कुंजी है। ऐसी कई बातें हैं जो बच्चों के दिमाग में इस तरह से उकेर दी जा रही हैं कि चलते फिरते आते जाते वह इन दीवारों से सबक लेते चलें। ज़िंदगी को जीने के लिए जो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है वही भी यहाँ की दीवारें बखूबी नैतिकता का पाठ पढ़ाती नजर आ रही हैं। मेरे राइट साइड में आप देखें तो ये पूरा विश्व का एक नक्शा है जिसमें साफ देख सकते हैं कि कितने महाद्वीप हैं, किस तरफ कौन सा महाद्वीप है। यदि पृथ्वी के दाईं तरफ की बात करें, बाईं तरफ की बात करें तो सब बेहतर तरीके से समझा सकता है। आपने स्कूल के रंग रोगन को तो देख लिया। स्कूल में बच्चों को अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई से लेकर बेटियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और वो हर अत्याधुनिक सामान जो हम और आप देखकर प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा उन्हें देते हैं। लेकिन जब ऐसी सुविधा हमें सरकार की तरफ से मिल रही हो तो इसे क्यों न हाथों हाथ लिया जाए। लेकिन क्या वाकई स्कूल में ऐसी सुविधाएं हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजकर प्राइवेट स्कूलों की तरह निश्चिंत हो जाएं? तो आप ये रिपोर्ट देखकर खुद ही तय कर लीजिए। हम सर 5 साल हो गए यहाँ पढ़ते हैं। 5 साल में कितना अंतर है आज और 2-3 साल पहले? पहले मतलब ऐसे ही पढ़ाई होती थी, टाइम पे हर कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से सर आए हैं तब से बहुत कुछ सुधर गया है। क्या? पढ़ाई भी अच्छी होने लगी है, समय पर हर चीज़ होने लगी है। हम देखते हैं कि एक सरकारी स्कूल का जो माहौल रहता है बच्चों के दिमाग में प्लस पेरेंट्सों के दिमाग में भी यही रहता है कि सरकारी स्कूल है। लेकिन सर आए हैं जब से एक जागरूकता हुई है, पेरेंट्सों में भी जागरूकता हुई है कि जो अपन प्राइवेट स्कूल में कर सकते हैं वो सरकारी स्कूल में भी कर सकते हैं। तो हम सर भी सजेस्ट करते हैं और हम भी जैसा प्राइवेट स्कूल में करते थे पहले, छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, जो फंक्शन है, जयंतियां हैं, पर्व हैं, उनको सेलिब्रेट करना, बच्चों को समझाना, तो जागरूक हो रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग में भी पहले देखते थे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं आते थे, लेकिन अब जब से तो स्टार्ट किया है, थोड़ा ग्रुप में भी सजेस्ट किया है, पेरेंट्सों को समझाया है, तो जब भी बुलाते हैं पेरेंट्स बाकायदा मीटिंग अटेंड करते हैं। जब से मालवीय सर प्राचार्य आए हैं तब से बहुत कुछ क्या बदला मिला। शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरी, बच्चों में जागरूकता भी आई। घर घर जा कर के उनको पंपलेट भी दिए हम लोगों ने, जो पंपलेट बनवाए हैं। क्या है पंपलेट में? स्कूल के बारे में है कि शासकीय सुविधाएं जो है वो क्या क्या आपको प्रदान की जाएंगी और यहाँ पर पढ़ने से आपको और प्राइवेट में पढ़ने से क्या अंतर आएगा,
शासन की निःशुल्क पुस्तकें मिलेगी, निःशुल्क साइकिल मिलेगी और 6 से 8 बच्चों को MDM मध्याह्न भोजन मिलेगा। ये तो रहे पढ़ाई के अत्याधुनिक तरीके, जिसे आप पूरी तरीके से परिचित होंगे। लेकिन इस स्कूल का एक और पहलू ये भी है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कृषि कार्यों से भी जुड़ सकेंगे। ऐसा संभव इसलिए हो पाया है कि प्राचार्य ने स्कूल परिसर में ही सब्जियों की खेती कर रखी है, जिसकी सहायता से वो बच्चों को इनके बारे में बताते हैं और कैसे तैयार किया जाता है ये समझाते भी हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल बच्चों के मध्याह्न भोजन में भी किया जाता है ताकि उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके। सरकारी स्कूल का एक किचन गार्डन है। देखिए यहाँ टमाटर आप देख सकते हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं। जैविक तरीके से ये टमाटर यहाँ उगाए जा रहे हैं और इसके साथ मेथी, कई तरह के यहाँ पौधे आप देख सकते हैं, कई तरह की फसल, कई तरह के सब्जियाँ यहाँ बोई गई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गोबर खाद का यानी जैविक खाद का यहाँ उपयोग किया जा रहा है और इस तरह से किचन गार्डन चल रहा है और इसी से बच्चों के मध्याह्न भोजन की जो प्लानिंग है वो की जाती है। यहीं का जो सब्जियां हैं वो मध्याह्न भोजन के लिए MDM तक जाती हैं। और देखिए आप किस तरह से बच्चे भी ये जान रहे हैं कि उद्यान की या सब्जी के क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए, पौधों की देखरेख में बच्चे जुटे हुए हैं। सर, ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पहले भी आप जब थे तो किचन गार्डन आपने लगाया था, ये क्या मतलब इसका? बच्चों को पौष्टिक आहार सही ढंग से मिल सके, एक बात तो ये है। दूसरा, बच्चों को खेती के प्रति पौष्टिक जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनको अपने घर घर में कैसे उगाए। स्कूल की तस्वीर ऐसे ही नहीं बदली। पहले ये भी आम सरकारी स्कूलों की तरह ही संचालित हो रहा था, लेकिन जब से स्कूल के प्राचार्य मनोहर मालवीय ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, तब से इस स्कूल की तस्वीर ही बदल गई, जिससे वो कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। मैं जब यहाँ अक्टूबर में आया 2023 में, तो मैंने देखा कि यहाँ का परिसर, यहाँ की कक्षाएं व्यवस्थित नहीं थी, बच्चे उसमें नहीं थे, गणवेश में नहीं आते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ के शिक्षक करना नहीं चाहते थे, उनको एक अवसर की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से मैंने देखा है कि जब भी मैं जो चीज़ शिक्षकों से बोला हूँ या विद्यार्थियों से बोला हूँ या गार्जियन से बोला हूँ, तो वो बिल्कुल हमेशा करने के लिए तैयार। हमारे पूरे शिक्षक पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत कर रहे हैं। नरसिंहपुर के सीतापुर गांव का ये सरकारी हाई स्कूल दूसरे सरकारी स्कूलों के लिए एक नजीर की तरह है। आज के दौर में लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीचरों की जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता ने सबकी नजरों में सरकारी स्कूलों के महत्व को गिरा दिया। लेकिन प्राचार्य मनोहर मालवीय के संकल्प को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब लोगों का नजरिया बदलेगा और दूसरे सरकारी स्कूल इससे जरूर सबक लेंगे, ताकि भारत के भविष्य को संवारा और सुनहरा बनाया जा सके। NDTV के लिए नरसिंहपुर से आशीष जैन की रिपोर्ट। कई बार हम सब लोग संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन अगर कुछ करना चाहें तो कैसे मेहनत से, लगन से चीज़ें बदली जा सकती हैं, परिवर्तन लाया जा सकता है। ये स्कूल और इसके प्रिंसिपल इसकी मिसाल हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।